गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है। देखिए, मान लो हम एक लाइब्रेरी में जाते हैं और हमारा कोई नॉवल पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन है, तो दो कंडीशन मैं आपको दे रही हूँ। एक लाइब्रेरी है जहाँ पर सारी नॉवल एक साथ रखी हुई हैं, बिखरी पड़ी हुई है, और एक कंडीशन ये है कि एक लाइब्रेरी है वहाँ पे प्रॉपर रैक्स बनी हुई है और वहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक्शन नॉवेल्स है, यहाँ पर फ्रिक्शन स्टोरीज है। तो आप बताइए कि आपको अपनी मनपसंद की बुक ढूंढने में कहाँ पर आसानी होगी? ऑब्वियसली इस वाली लाइब्रेरी में ना। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा जा रहा है क्लासिफिकेशन के साथ भी। क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि हम बायोडाइवर्सिटी देख चुके हैं पहले चैप्टर में कितनी ज़्यादा वास्ट है, तो एक एक इंडिविजुअल को स्टडी करना हमारे बस की बात नहीं है। तो फाइनली हमने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म के सिमिलैरिटी, जिस सिमिलैरिटी के बेसिस पे कुछ ग्रुप्स बना लिए और उस ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को हमने रख लिया। अब क्या है, जब हमको ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिविजुअली किसी को जाके उसके बारे में स्टडी करें। हमको क्या करना है, सिर्फ एक ग्रुप को लेना है, उसके बारे में उसके कैरेक्टर्स देखने हैं और उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो सबसे पहले जब साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब हमारे साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक मेथड यूज करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, इस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते थे, कौन क्या खा रहा है, कौन कौन से क्लोथ वियर कर रहा है, कौन कौन से मकान में, किस टाइप के मकान में रह रहा है। तो ये बेटा जो क्लासिफिकेशन था, ये नॉन साइंटिफिक था, सबसे पहला है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा साइंस आया कॉन्सेप्ट में, जैसे जैसे हमारा साइंस डेवलप हुआ, तो हमारे साइंटिस्ट, हमारे बायोलॉजिस्ट आए, एरिस्टोटल। इन्होंने बेटा ऑर्गेनिज्म को दो बेसिस पे क्लासिफाई कर लिया, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स। अब इन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स थे उनको उनकी हाइट के बेसिस पे, जैसे जो घास वगैरह होगी सबसे छोटी, उनको हमने रख लिया हर्ब्स में। उसके बाद में जो उनसे बड़े, जैसे गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड थे ना, उसको रख दिया श्रब में, और जो सबसे बड़े हो गए उनको हमने रख दिया ट्रीज में। तो बेसिकली इनके अकॉर्डिंग प्लांट्स में हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज आ गए। ठीक है, अब हम बात करें अगर एनिमल्स की, तो इन्होंने एनिमल्स को भी फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, एक एनाइमा और एक इनाइमा। एनाइमा ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर लाल खून पाया जा रहा है, जिनके अंदर रेड ब्लड पाया जा रहा है, और इनाइमा ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर वाइट ब्लड पाया जा रहा है। तो बेसिकली हम मान के चलते हैं कि दो किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसकी साइंटिफिक जो नींव थी वो रखी थी एरिस्टोटल ने। दो भाग्स में डिवाइड किया था, एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स को आगे चल के ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड दो पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया था, एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा वो एनिमल्स जिनके पास लाल खून पाया जा रहा है, और इनाइमा वो एनिमल्स जिनके पास सफ़ेद खून पाया जा रहा है। वहीं आगे चल के अगर हम प्लांट्स की बात करें, सबसे छोटे वाले जो कि सबसे छोटी घास वगैरह होती है, उनको हमने रखा हर्ब्स में। उसके बाद में जो उनसे बड़ी हो गई उनको हमने रख दिया श्रब्स में, और जो सबसे बड़े जैसे कि लार्ज हमारे बैनियन और पीपल ट्री हो गए, उनको हमने रख दिया ट्रीज वाली कैटेगरी में। अच्छा, यहीं पर इसको मोर साइंटिफिक बनाने के लिए, इसको साइंटिफिक बेसिस देने के लिए, ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, हमारे दूसरे बायोलॉजिस्ट आए कैरोलस लिनियस। इन्होंने बेटा दो किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, इनको ही हम क्रेडिट करते हैं, इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, इसी को हमने बोला दो किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जैसे जैसे साइंस डेवलप होता गया, दो कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को कैरोलस लिनियस ने डिवाइड कर दिया, पहले थे प्लांट्स और दूसरे थे एनिमल्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद भी डिस्कवरी हुई और पता लगा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो ना तो एनिमल में फॉल कर रहे हैं, ना ही प्लांट्स में फॉल कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे स्कॉलर्स ने डिस्कवरी करी जिसको ना तो हम एनिमल्स में रख सकते हैं और ना ही प्लांट्स में रख सकते हैं। तो बेटा इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए एग्जिस्टेंस में आया
थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने, अर्नस्ट हैकेल। इनके द्वारा क्लासिफाई किए हुए बेटा तीन किंगडम्स थे, प्लांट्स, एनिमल्स और तीसरा इन्होंने ऐड किया था प्रोटिस्टा। ठीक है, तो बेसिकली वो हमारे पास आ गए तीन किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने। दो किंगडम दिया था कैरोलस लिनियस ने, और तीन किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। कौन कौन से आ गए? प्लांट्स, एनिमल्स और प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके बाद फाइनली क्या हुआ? जैसे जैसे डिस्कवरी होती चली गई, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करे गए, देखा गया एक नई कैटेगरी फाइंड हुई है, जो कि ना तो प्लांट्स में हो रही है, ना ही वो एनिमल्स में फॉल कर रही है, ना ही वो प्रोटिस्टा में फॉल कर रही है। तो अगेन इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे बायोलॉजिस्ट कॉपलैंड ने दिया था। अब इन्होंने बेटा क्या किया? प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा और फाइनली मोनेरा। अब हमारे पास आ गया चार किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट, एनिमिलिया, प्लांटे, एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ठीक है, तो अब हमको मिल गए चार किंगडम। मतलब जैसे जैसे नए नए ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होती गई, वो जब किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करे, उनके एडिशन के लिए हम एक एक और ग्रुप ऐड करते हुए चले गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। जो हमारा जिस किंगडम क्लासिफिकेशन को आजकल हम मानते हैं, जिस पे आजकल हम रिलाई करते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। स्टार बना देती हूँ उसके आगे में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दिया था बेटा रॉबर्ट एच विटाकर ने। किसने दिया था? रॉबर्ट एच विटाकर। इन द ईयर 1969, कौन से साल में दिया था? इन द ईयर 1969 में। देखिए अब इस किंगडम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद क्या हुआ? इनके कांटेक्ट में कोई भी फंजाई आ गई। इन्होंने जब उस फंगस स्पीसीज को स्टडी किया, इन्होंने देखा कि ना तो इसको हम प्लांट में रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इसको हम एनिमल में भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल है। देन इसको हम प्रोटिस्टा में भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट नहीं है। देन देखा कि इसको हम मोनेरा में भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट भी नहीं है। तो फाइनली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारे रॉबर्ट एच विटाकर ने दिया है, उसमें उन्होंने एक और नया किंगडम ऐड कर दिया और इनको अरेंज भी कर दिया। सबसे पहला जो था वो था मोनेरा, देन केम प्रोटिस्टा, देन केम फंजाई, देन केम प्लांटे एंड फाइनली एनिमेलिया। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो क्लासिकल था, जो कि किसी भी साइंटिफिक बेसिस पे इन्वॉल्व नहीं था, जो कि किसी भी साइंटिफिक बेसिस पे बेस्ड नहीं था। वो किस आधारित पे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे थे? रोटी, कपड़ा और मकान के आधारित पे। वहीं अगर हम बात करें आगे, फिर हमारे अरिस्टोटल आए, उन्होंने जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन था उनकी नींव रखी, लेकिन उन्होंने साइंटिफिक बेसिस को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया था। केवल बाहरी स्ट्रक्चर को देख के ही उन्होंने आइडेंटिफिकेशन कर दिया था प्लांट्स और एनिमल्स में। जो प्लांट्स हो रहे थे उनको उन्होंने फर्दर तीन तरीकों में डिवाइड किया था, हर्ब, श्रब और ट्रीज। वहीं अगर एनिमल की बात करें, एनिमल्स को भी उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा वो जिनके पास लाल खून पाया जा रहा है, और इनाइमा वो जिनके पास सफ़ेद खून पाया जा रहा है। वहीं आगे चल के इसी क्लासिफिकेशन को फर्दर साइंटिफिक किया है हमारे कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस जब आए तो उन्होंने सेल वॉल के आधार पे, सेल वॉल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्लांट
प्लांटे और एनिमेलिया, प्लांट्स जिसके पास सेल वॉल होती है, एनिमल्स जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद में जैसे जैसे साइंस हमारा डेवलप हुआ, जैसे जैसे हमारी डिस्कवरी आगे होती चली गई, बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म भी डिस्कवर किए गए जो ना तो प्लांट्स में आ रहे हैं ना एनिमल्स में आ रहे हैं, मतलब उनके पास प्लांट लाइक कैरेक्टर भी है, एनिमल लाइक कैरेक्टर भी है, वो किसी भी एक कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए अर्नस्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में डिवाइड कर दिया, कौन कौन से, प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके बाद में अच्छा क्या हुआ, जैसे जैसे डिस्कवरी होती चली गई आगे, और ऑर्गेनिज्म ऐसे पाए गए जो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें हम प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा और मोनेरा को स्टडी कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। इसके बाद में अच्छा कौन आए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेके हमारे रॉबर्ट एच विटाकर आए इन द ईयर 1969, बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन से 5 किंगडम में इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। अच्छा, इसके बाद भी ना साइंटिस्ट हमारे जो थे वो रुके नहीं, वो फिर भी डिस्कवरी को कहते चले गए। 5 के बाद बेटा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, जो कि दिया था कार्ल बोस ने। कार्ल बोस, इन्होंने बेटा क्या किया था, मोनेरा को ही 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया था, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो इनके द्वारा डिफाइन किए गए जो 6 किंगडम थे वो थे यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। अब जब आगे चल के हम मोनेरा को अच्छे से करेंगे तब इनके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, देन फाइनली अपना प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटे और एनिमेलिया। तो कुछ समय के लिए इस सिस्टम को भी माना गया, इस क्लासिफिकेशन को भी माना गया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई। प्रेफरेंस जो दी गई वो रॉबर्ट एच विटाकर के क्लासिफिकेशन यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही दी गई, और क्लियरली और कॉमनली इन्होंने यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को उठा के मोनेरा किंगडम में रख दिया था। ठीक है, तो ये हमारा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कुछ कुछ चीज़ों पे आधारित भी होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी ऐसे पॉइंट की क्लासिफिकेशन कर दिया गया। तो काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी इन्होंने कैरेक्टर्स को कंबाइन करके 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। उनमें से कुछ थे थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स। तो ये इनकी कुछ कैटेगरीज थी जिसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन को पॉइंट किया था। ठीक है, तो दीज वर एक्चुअली द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर में हम करेंगे जो हमारा क्लासिफिकेशन हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उसका एक टेबुलर फॉर्मेट दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में, तो उसके बारे में अब हम करेंगे डिटेल में। आज इस लेक्चर में सिर्फ हमने देखे कि कौन कौन से किंगडम में क्लासिफिकेशन आया, कितने ऑर्गेनिज्म को कितने तरीके से कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया। आगे आने वाले लेक्चर में हम इसको टेबुलर फॉर्मेट में करेंगे कि कौन कौन से किंगडम के कौन कौन से बेसिक क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से उनमें कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कैसे इनको हमने कैटेगराइज किया, कौन कौन से कैटेगरीज में कौन कौन से क्लासिफिकेशंस पाए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। अब हम जान चुके हैं कि हमारे 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं जो हमको स्टडी करने हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। कौन कौन से ऐसे बेसिस थे, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज थी जिनके आधार पे रॉबर्ट एच विटाकर ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन।
इसको हम एक टेबुलर फॉर्मेट में करेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे। हमारी एनसीईआरटी में भी सेकंड पेज पे अगर आप देखेंगे जो टेबल दी गई है उसी के आधार पे हम क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स देखे गए। उसके बाद में हम नोट करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, एक तरफ हमने कैरेक्टर्स लिख लिए और एक तरफ हमने पांचों किंगडम लिख लिए जो कि हमने अभी कैटेगराइज उनको किया था और अभी उनको क्लासीफाई किया था। अब सबसे पहले हम जानेंगे, ऑल्दो ये कैरेक्टर उन्होंने यूज़ नहीं किया था इतने ब्रॉडली और हमारी टेबल में भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए इस टेबल को स्टार्ट करने से पहले जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम जिस किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं या फिर मल्टी सेलुलर पाए जा रहे हैं। तो पहली कैटेगरी जो हम लेंगे वो लेंगे नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो अगर हम मोनेरा की बात करें बेटा, तो मोनेरा जो है इसमें बैक्टीरियाज आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल के बने हुए होंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में भी जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे के सारे यूनिसेलुलर ही होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होंगे दोनों यूनिसेलुलर होंगे। वहीं अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके पास एक सेल से ज़्यादा सेल्स होते हैं तो इनको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। सेम विल हैपन विद द प्लांट्स, मल्टी सेलुलर, एंड सेम इन द केस ऑफ एनिमल्स। चलिए, तो पहला जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है समझने के लिए वो है नंबर ऑफ सेल्स। कौन से कैटेगरी में, कौन से किंगडम में कितने सेल्स पाए जा रहे हैं। तो मोनेरा में बेसिकली हमको देखने को मिलेंगे बैक्टीरिया जो कि कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। वहीं अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो ये भी यूनिसेलुलर होते हैं और इसमें बस अंतर क्या है, इसमें प्रोकैरियोट्स होते हैं और यहाँ पर यूकैरियोट्स होते हैं। अभी वो भी मैं आगे समझाऊंगी। उसके बाद में अगर फंजाई की बात करें, फंजाई मल्टी सेलुलर है, मतलब मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट है। प्लांट्स और एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर है, मतलब मोर देन वन सेल प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखेंगे सेल टाइप। दूसरा कैटेगरी जो हम देखेंगे सेल टाइप। सेल टाइप में बेटा हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को रखेंगे। अब ये देखिए, जैसे कि मान लो ये दो सेल्स हैं, ठीक है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। ठीक है, इसके बाहर प्रॉपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर प्रॉपर न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ऐसा सेल जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फुली डेवलप है, पूरा अच्छे से बना हुआ है, ऐसे सेल्स को बेटा हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, यू मतलब बेटा बायोलॉजी में अगर हम यू की बात करें, यू मतलब थ्रू, और कैरियन का मतलब होता है बेटा सेल, सॉरी न्यूक्लियस, है ना। तो ऐसे सेल्स जिनके पास रियल न्यूक्लियस या फिर ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो दे विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ऑन द अदर हैंड, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रखा है, सारा मटेरियल ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल भी ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है, इस वाली कंडीशन को जहाँ की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे सेल्स को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन था वो था टाइप ऑफ सेल या फिर सेल टाइप। अगर हम मोनेरा की बात करें, मोनेरा में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, है ना। वहीं अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो इनके पास यूकैरियोटिक सेल होगा। फंजाई में भी यूकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिल जाएगा। प्लांट्स के पास भी सच्चा न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये भी कैसे होंगे, यूकैरियोट्स
और एनिमल्स को तो हम जानते ही हैं, बहुत प्रॉपर न्यूक्लियस हमको देखने को मिलता है, तो ये भी कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे, यूकैरियोट्स। तो हमारे क्लासिफिकेशन का जो दूसरा बेसिस था वो था सेल टाइप। उसमें हमने देखा जो मोनेरा और हमारे प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांट और एनिमल्स, उनको हमने न्यूक्लियस के आधार पर कैसे डिवाइड किया। तो ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि ये वाली कंडीशन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस सच्चा नहीं है, न्यूक्लियस रियल नहीं है, ट्रू नहीं है, तो ऐसे वाले सेल्स में हम रखेंगे बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा किंगडम को, जो कि कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। वहीं अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो बेटा सबसे बड़ा मोनेरा और प्रोटिस्टा में डिफरेंस है, आ चुका है आपके नीट में कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो आप हमेशा ये मार्क करके आओगे, मोनेरा इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म दैट आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ठीक है, वेयर एज प्रोटिस्टा इन्वॉल्व द ऑर्गेनिज्म हु आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी दो कैटेगरीज यहाँ पर खत्म होती हैं। तीसरा कैटेगरी जो हम देखेंगे वो देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है आउटर मोस्ट, देखिए ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप सोच के बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है क्या उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी? बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। तो इसी बेसिस पे हम इसको भी क्लासीफाई कर लेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, बाकी सब में बेटा ये प्रेजेंट होती है। यानी कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें प्रॉपर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है, इसलिए सिर्फ मोनेरा किंगडम में ये एब्सेंट होगा, बाकी सब में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए चौथी कैटेगरी जो हम देखेंगे वो होगा सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल मतलब, अच्छा कुछ बेटा सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयरिंग प्रोवाइड की जाती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो बेटा अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाएगी, और अगर पाई जाएगी तो पॉलीसेकेराइड की बनी होगी, ठीक है। किसकी बनी होगी? पॉलीसेकेराइड की बनी होगी। पॉलीसेकेराइड में भी मोर ओवर ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। इसके बाद अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो बेटा कुछ में प्रेजेंट होगी, कुछ में माइनस होगी। प्रोटिस्टा के कुछ स्पीसीज ऐसे होंगे जिनमें सेल वॉल पाई जाएगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें कि नहीं पाई जाएगी। अगर पाई जाएगी तो या तो प्रोटीनेशियस होगी, प्रोटीनेशियस होगी, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होगी। वहीं अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में सेल वॉल 100% पाई जाती है, किसकी बनी होगी? काइटिन की। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। लिख लेते हैं यहाँ पर, पॉलीमर ऑफ, नाग, सांप वाला नाग नहीं, यहाँ पे नाग होगा अपना एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। भाई अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में तो 100% उसका तो फीचर ही है सेल वॉल का होना, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होगी। किसकी बनी होगी? अगेन कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होगी। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज, जो कि बहुत ज़्यादा स्टिफ और हार्ड मटेरियल होता है। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है कम्प्लीटली, किसी भी एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी 4 कैटेगरीज हो गई। कौन कौन से? नंबर ऑफ सेल, यूनी, बाकी तीनों कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। सेल टाइप की बात करें तो केवल मोनेरा ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे कैसे होंगे? यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट होता है, किसका बना है? पेप्टिडोग्लाइकन का। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। उसके अलावा प्रोटिस्टा में बात करें तो प्रेजेंट हो सकती है कुछ स्पीसीज में और कुछ में नहीं होगी। अगर प्रेजेंट होगी तो किसकी बनी होगी? या तो प्रोटीन की बनी होगी या फिर कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी। वहीं अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है, और काइटिन क्या है? पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। वहीं प्लांट्स की अगर हम देखें, प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोजिक होती है, यानी कि सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, सॉरी, सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टिफ मटेरियल होता है। एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये हमारी हो गई बेटा 4 कैटेगरीज,
फिफ्थ कैटेगरी में हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये अपना खाना कैसे बना रहे हैं, कैसे ड्राइव कर रहे हैं, कहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उसको हमने बोला मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारी पांचवी कैटेगरी कौन सी है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन के बेसिस पे बेटा हम बात करें तो जो मोनेरा होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हर तरीके के आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको फोटोसिंथेटिक भी मिलेंगे, आपको हेट्रोट्रॉफिक भी मिलेंगे, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक में आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं किसका? लैक्टोबैसिलस का। क्या काम करता है? दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। वहीं अगर हम बात करें सेप्रोफिटिक की, सेप्रोफिटिक मोड भी कहीं कहीं बैक्टीरियाज में पाया जाता है। कीमोसिंथेटिक भी पाया जाता है, केमिकल्स को सिंथेसिस करने वाला। उसके बाद में ऑटोट्रॉफिक मोड, जिसमें ये खुद ही फोटोसिंथेसिस खुद का ही मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये मोड भी इसमें पाया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल है अपना साइनो बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा अपना आ जाएगा, अगर हम मोनेरा की बात करें तो ये ऑटो भी होते हैं बेटा, ऑटो भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें, सेम चीज़ हमको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। फंजाई की बात करें तो फंजाई के पास तो क्लोरोफिल है ही नहीं, फंजाई के पास तो ग्रीन पिगमेंट है ही नहीं, तो ये बेटा क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर नहीं कर पाएगा, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफ में आता है। और हेट्रोट्रॉफ में भी मोस्ट कॉमनली इसमें सेप्रोफिटिक पाया जाता है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पता है ना सबको? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव फूड फ्रॉम डेड एंड डिके, मतलब मरे हुए और सड़ी हुई चीज़ों से जो खाना अपना डिराइव कर रहे हैं, उस वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने क्या बोला? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोला, ठीक है। अब हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के पास ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी कि क्लोरोफिल होगा, हेंस दे विल बी ऑटोट्रॉफ्स। और एनिमल्स का तो सबको पता ही है, होलोजोइक से लेकर सारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल में पाए जा रहे हैं। तो एनिमल में हम सीधा सीधा लिख देंगे हेट्रोट्रॉफिक। इतना क्लियर हुआ, ये 5 पॉइंट्स क्लियर हुए। सेल वॉल के बेसिस पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे, सेल टाइप के बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। अभी भी एक कैटेगरी हमारी बच रही है, वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। 6th कैटेगरी जो हमारी है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रखी है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, सपोज करिए घर बन रहा है। क्या बन रहा है? घर, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट जाके क्या लेके आएंगे? ईंट, ब्रिक लेके आएंगे ना। क्या लेके आएंगे? ब्रिक, है ना। वहीं जो एक ईंट है, ठीक है, ईंट से मिलकर हम क्या बनाएंगे? दीवार, है ना। ईंट से मिलकर हम क्या बनाएंगे? दीवार। दीवारों से मिलकर हम क्या बनाएंगे? एक कमरा, एक रूम, है ना। एंड देन फाइनली कमरों से मिलकर हम क्या बना लेंगे? पूरा एक घर। सेम चीज़ यहाँ पर होती है। हमारी बॉडी में क्या होता है? सबसे पहले ईंट की जगह हम किसको लेते हैं? सेल को। ईंट की जगह कौन है? सेल। बेटा ये सेल्स मिलके बनाएंगे टिश्यू। क्या बनाएंगे? टिश्यू। टिश्यू को हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स। सपोज करिए ये एक सेल है, दोनों मिल गए आपस में, दोनों ने क्या बना लिया? टिश्यू बना लिया। दो नहीं, बहुत सारे कंबाइन होते हैं आपस में, ठीक है। अब टिश्यू ने मिलके बेटा बनाया ऑर्गन। क्या बनाया? ऑर्गन। ऑर्गन ने मिलके बनाया ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम में फाइनली एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तैयार कर दिया, ठीक है। चलिए, तो यही जो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, ये 6th वाली हमारी प्रॉपर्टी थी, जिसको रॉबर्ट एच विटाकर ने काउंट किया टू मेक दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा देखिए, मोनेरा कैसे होते हैं बेटा? इनके पास एक ही सेल है, तो क्या ये टिश्यू बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। इनके पास जब एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है, अभी बताया था मैंने, पिछले वाली कैटेगरी में लिखा था, जो मैंने अभी रब किया है। तो जब इनके पास एक ही सेल है तो क्या ये टिश्यू बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो मोनेरा में बेटा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहीं अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें, सेम चीज़ इनके केस में भी थी। प्रोटिस्टा में क्या हो रहा था? सेल ही एक पाया जा रहा है,
जब एक ही सेल पाया जा रहा है और हम टिश्यू को डिफाइन कर रहे हैं एज द क्लस्टर ऑफ सेल्स, तो आप मुझे बताइए क्या एक सेल कभी भी टिश्यू बना सकता है? नहीं बना पाएगा। तो बेटा इनमें भी कौन सा है? सेल्यूलर लेवल। वही हम फंजाई की बात करें, फंजाई कैसा था अपना? मल्टी सेल्यूलर था, ठीक है। फंजाई कैसा था? मल्टी सेल्यूलर। तो वही फंजाई की बात करें तो फंजाई में क्या बन जाएंगे? टिश्यू लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल आ जाएगा। प्लांट्स को देखो, प्लांट्स भी कैसे थे? यूनी या मल्टी? मल्टी थे। मतलब टिश्यू तो 100% बनेंगे ही। टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना। सेम चीज़ एनिमल में भी हो रहा है। सबसे पहले एक सेल से क्या बने? टिश्यूज बने। सपोज कुछ टिश्यूज ने मिलकर लीवर बना दिया, फिर लीवर बना, फिर कुछ सेल्स ने मिलकर क्या बना दिया? किडनी बना दिया, कुछ ने हार्ट बना दिया। तो फाइनली जो हमारा हार्ट था वो बन गया और एक पूरा एक नया इंडिविजुअल तैयार हो गया। तो यहाँ पर भी कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल या फिर ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो ये टेबल बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिस फॉर्म करती है आपके बायोलॉजी का। ये क्लासिफिकेशन अगर आप करना सीख गए तो आप ऑर्गेनिज्म को बहुत आसानी से उनके कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासीफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब अगली क्लास में हम करेंगे मोनेरा के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सा हमको उनके बारे में कैरेक्टर्स स्टडी करना है। तो अगली क्लास में हम करने वाले हैं मोनेरा के बारे में, ठीक है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ रिवाइज करिए, प्लीज़ याद करिए।